रूपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप, कुटुंब ऐप। आपको 2 बीघा जमीन फिल्म याद है? अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। 2 बीघा जमीन 1953 में आई थी। इसकी कहानी कुछ यूं है। एक सीधा साधा किसान शंभू महतो अपने बूढ़े पिता, पत्नी पारो और बेटे के साथ गांव में रहता है। उसके पास 2 बीघा खेत हैं जिस पर यह परिवार गुजारा करता है। अकाल के कुछ अरसा बाद बरसात होती है तो हालात सुधरने लगते हैं। गांव का जमींदार पूंजीवादी आदमी है। वो शहर के एक कारोबारी के साथ मिलकर गांव में फैक्ट्री लगाने की फिराक में है, लेकिन उसके मुनाफे की राह में शंभू की जमीन अटकी है। वो शंभू को जमीन का सौदा करने के लिए बुलाता है। शंभू जमीन बेचने से मना कर देता है। नाराज जमींदार एक दिन में सारा कर्ज चुकाने को कहता है। शंभू हिसाब लगाता है, उसे 65 रुपए देने हैं, लेकिन कर्ज 235 रुपए का बना दिया जाता है सूद की रकम जोड़कर। शंभू के पिता गंगू ने कर्ज के बदले जमींदार के यहाँ मजदूरी की थी, लेकिन उसे शामिल नहीं किया जाता। बेचारा शंभू कोर्ट भी जाता है, लड़ता है, लेकिन हार जाता है। अदालत बोलती है पूरे पैसे चुकाओ, वो भी 3 महीने में, नहीं तो घर बार नीलाम हो जाएगा। शंभू जल्दी पैसे कमाने के लिए शहर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो समय पर कर्ज नहीं चुका पाता। उसकी जमीन बिक जाती है। अंत में उसे अपनी जमीन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। अगर इस उदाहरण को अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर फिट किया जाए तो यह आज के दौर में चीन और श्रीलंका की कहानी बन जाएगी। इस कहानी में लाचार किसान श्रीलंका है और सूदखोर जमींदार चीन है। चीन ने पिछले कुछ समय में श्रीलंका को भरपूर कर्ज दिया। अब उसे चुकाने की मियाद पूरी हो रही है, लेकिन श्रीलंका इस हालत में नहीं है। वो चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है थोड़ी सी मोहलत के लिए, कर्ज अदायगी में रियायत के लिए, लेकिन पूरी कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। आज जानेंगे श्रीलंका ने चीन से कर्ज क्यों लिया था, वो चीन से किस बात की गुहार लगा रहा है और इसका श्रीलंका पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। शुरुआत इतिहास से करते हैं। साल 1957, तारीख 7 फरवरी। श्रीलंका ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। उस समय तक अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस तक ने चीन को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया था। श्रीलंका और चीन के संबंध लंबे समय तक ठंडे पड़े रहे। फिर जुलाई 1983 में श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर 26 सालों तक चला। सिविल वॉर के दौरान चीन श्रीलंका सरकार का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा। उसने भारी संख्या में घातक हथियार सप्लाई किए। 2005 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। उनके कुर्सी पर आते ही चीन का दखल अचानक से बढ़ गया। महिंदा अपने गृह जिले हम्बनटोटा में एक विशाल बंदरगाह बनाना चाहते थे। जानकारों ने कहा कि श्रीलंका के पास कोलंबो में एक बंदरगाह पहले से है, उसे बढ़ाने का स्कोप बाकी है, दूसरे बंदरगाह की कोई जरूरत नहीं है। महिंदा नहीं माने। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। भारतीय कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेने से मना कर दिया। इसके बाद महिंदा चीन की तरफ गए। चीन हंसी खुशी राजी हो गया। 2007 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया। श्रीलंका ने पोर्ट के लिए पहला बड़ा कर्ज चीन के एक्सिम बैंक से लिया। चीन कर्ज देने के लिए तैयार था। उसने शर्त यह रखी कि पैसे चाहिए तो प्रोजेक्ट का ठेका हमारी पसंद की कंपनी को देना होगा। इस तरह से चाइना हार्बर नाम की कंपनी को हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने का ठेका मिल गया। 2009 में श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हो गया। फिर विक्ट्री परेड निकली। इसमें श्रीलंकाई सेना ने अपने हथियारों का भव्य प्रदर्शन किया। तब पता चला कि इस सिविल वॉर में चीन का दखल हद से ज्यादा था। 2010 में हम्बनटोटा बंदरगाह बनकर तैयार हो गया। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार का दबदबा बना रहा और चीन से उनकी नजदीकियां भी। 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में चीनी कंपनियों ने महिंदा राजपक्षे के कैंपेन का खर्च भी उठाया। बदले में उनके ऊपर सरकार का वरदहस्त बना रहा। 2015 के चुनाव में महिंदा हार गए। श्रीलंका में नई सरकार आई। चीनी कंपनियों ने अपना कर्ज मांगना शुरू किया। सरकार के पास पैसे थे नहीं। आखिरकार दिसंबर 2017 में उसे हम्बनटोटा बंदरगाह और आसपास की 15,000 एकड़ की जमीन 99 साल की लीज पर देनी पड़ी। इस बलिदान के बावजूद कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। श्रीलंका सरकार ने पिछले कुछ सालों में चीन से खूब सारा लोन लिया, सड़क, एयरपोर्ट और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ढंग की जगह पर नहीं हो पाया। इस वजह से सही रिटर्न्स नहीं मिले, जिसके चलते कर्ज का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका। बाकी देनदारों की तुलना में चीनी कर्ज के भुगतान की दर काफी अधिक है, जिस वजह से श्रीलंका के ऊपर लदे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये अब श्रीलंका की जीडीपी से कई गुना अधिक हो चुका है। इस कर्ज के चलते विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इससे ईंधन और दवाई जैसी बुनियादी वस्तुओं के आयात पर भारी असर पड़ेगा। सरकार इससे बचने के लिए नए नए उपाय अपना रही है। मसलन श्रीलंका को ईरान को $25 करोड़ का भुगतान करना है तेल के लिए, लेकिन पैसे की कमी के चलते सरकार चाय भेजकर कर्ज चुका रही है। श्रीलंका हर महीने ईरान को $50 लाख की कीमत की चाय भेजेगी। जानकार बताते हैं कि इससे स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। लोन संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे। श्रीलंका के लोन संकट की चर्चा की वजह क्या है? इस समय श्रीलंका आर्थिक मोर्चे पर पस्त हो रहा है। उसके पास सिर्फ $1.5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस रकम से अधिकतम 1 महीने की जरूरत भर का सामान ही आयात किया जा सकता है। संकट का क्या असर पड़ा है? बिजली बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी सीईबी ने राशनिंग शुरू कर दी है। सीईबी का कहना है कि उसके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। श्रीलंका के कुल बिजली उत्पादन का 9% हिस्सा तेल पर टिका है। कमी के चलते कुछ पावर स्टेशंस को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। श्रीलंका में बिजली की कटौती भी काफी बढ़ गई है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदया गमानपिला ने एक और बात कही है। उदया ने बताया कि जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते तक ट्रांसपोर्ट के लिए रखे पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। अगर आयात नहीं हो पाया तो गाड़ियां रुक जाएंगी। 2 हफ्ते पहले ही सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाई थी। इरादा यह था कि इससे खपत घटेगी और बहुत जरूरत होने पर ही तेल की खरीद होगी। हालांकि इस बढ़ोतरी का कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब के बीच बुनियादी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिसंबर महीने में महंगाई दर 22% तक पहुंच गया। अगस्त 2021 में श्रीलंका सरकार ने खाद्य आपातकाल लगाया था। इसके तहत सरकारी अधिकारी जमाखोरों को अरेस्ट कर सकते थे। उन्हें स्टॉक जब्त करने और चीजों को रियायती दर पर बेचने का अधिकार भी मिल गया था। आसान भाषा में कहें तो सरकार खरीद बिक्री के काम में लग गई। उससे पहले तक ये काम निजी क्षेत्र का था। सामान्य दिनों में बाजार के हिसाब से दाम निर्धारित होते हैं, लेकिन किल्लत के टाइम इस बात का डर था कि जमाखोरी बढ़ सकती है। हालांकि सरकार के लगाए आपातकाल का कोई खास असर नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती गई। अब तो गैस, मिल्क पाउडर, चीनी और सीमेंट की राशनिंग भी शुरू हो चुकी है। लोगों को अपना घर चलाने तक में मुश्किल आ रही है। अगर श्रीलंका को बाहर से मदद नहीं मिली तो वो 2 महीने में दिवालिया हो सकता है। जनता के पास खाने की कमी है। महंगाई दिन रात बढ़ रही है। बुनियादी सुविधाएं एक एक कर कम होती जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है। भुगतान नहीं करने पर आईटी सिस्टम ठप पड़ सकता है। अगर ये सारे कारण एक साथ हावी हुए तो श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा जरूर की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। श्रीलंका की यह हालत क्यों हुई? इसकी पहली वजह कोरोना महामारी है। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग रेंग रहा है। श्रीलंका भी इससे अछूता नहीं है। 2019 में श्रीलंका की जीडीपी का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन से आया था। ये इंडस्ट्री श्रीलंका के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा लाने वाले स्रोतों में से एक थी। लेकिन जब से लॉकडाउन और यात्रा की बंदिशें चालू हुई, पर्यटकों का आना लगभग बंद हो चुका है। इसके चलते विदेशी मुद्रा की आमद में कमी आई। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इस दुख को और लंबा खींच दिया है। दूसरी वजह है ऑर्गेनिक खेती। श्रीलंका से निर्यात होने वाले सामानों की लिस्ट में चाय सबसे ऊपर है। चाय विदेशों में बेची जाती है, उससे विदेशी मुद्रा आती है। निर्यात से होने वाली आमदनी का लगभग 10% हिस्सा चाय की बिक्री से आता है। 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षे रैलियां कर रहे थे, तब उन्होंने वादा किया था कि रासायनिक खाद के आयात पर सब्सिडी दी जाएगी। गोटाबाया चुनाव जीत गए, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस खाद से लोगों तक जहर पहुंच रहा है। 2021 में उन्होंने इसके आयात पर रोक लगा दी। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक खेती वाला पहला देश बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाद के आयात पर रोक लगाई थी। लेकिन उनके इस कदम का उल्टा परिणाम निकला। ऑर्गेनिक खेती में सामान्य खेती की तुलना में 10 गुना अधिक खर्चा आता है। वहीं ऑर्गेनिक फूड का मार्केट भी बेहद सीमित है। इसके चलते श्रीलंका के जमे जमाए बिजनेस पर असर पड़ा। अक्टूबर 2021 में सरकार ने थोड़ी ढील दी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।
तीसरी बड़ी वजह है भरोसे की कमी। श्रीलंका ने विदेश से भारी कर्ज उठाया है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज की रकम अदा करने में खर्च हो रहा है। इसके बावजूद कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब श्रीलंका चीन का दिया पैसा नहीं लौटा पाया तो उसे हम्बनटोटा बंदरगाह लीज पर देना पड़ा था। श्रीलंका डिफॉल्टर होने की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसे दिया गया कर्ज वापस मिलने की संभावना कम है। ऐसे में शायद ही कोई देश श्रीलंका को लोन देने के लिए तैयार होगा। और आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल 8 जनवरी को चीन के विदेश मंत्री वांग यी श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे थे। श्रीलंका सरकार ने चीन से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। अगर सरकारी संस्थाओं और सेंट्रल बैंक को जोड़ दिया जाए तो कर्ज का आंकड़ा बढ़ जाता है। 9 जनवरी को वांग यी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान राजपक्षे ने चीन से कर्ज के भुगतान में रियायत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर चीन कर्ज लेने में थोड़ी सी नरमी बरते तो बड़ी राहत होगी। चीन श्रीलंका का चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता है। पहले 3 नंबर पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान। श्रीलंका के ऊपर लगभग 26 अरब डॉलर का लोन चढ़ा हुआ है। उसे 2022 में 4.5 अरब डॉलर चुकाना है। इसमें से 1.5-2 अरब डॉलर चीन को जाएगा। चीन का ब्याज दर बाकियों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। अगर उसका कर्ज नहीं चुकाया गया तो बोझ बढ़ता चला जाएगा। 2017 में इसी आधार पर चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी कब्जा कर लिया था। श्रीलंका सरकार इस स्थिति से बचना चाहती है, इसलिए वो बार बार चीन से छूट देने की अपील कर रही है। श्रीलंका सरकार चीनी पर्यटकों को एंट्री देने के लिए राजी भी हो गई है, बशर्ते वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। महामारी से पहले तक चीनी पर्यटक बड़ी संख्या में श्रीलंका आते थे। महामारी के बाद उनकी आमद लगभग बंद है। श्रीलंका के प्रस्ताव पर अभी तक चीन का जवाब नहीं आया है। हालांकि चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने वांग की श्रीलंका यात्रा पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में चीन की दयाशीलता और उदारता का जमकर बखान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि श्रीलंका में चीन के प्रोजेक्ट्स को सफेद हाथी कहने की बात बिल्कुल गलत है। श्रीलंका चीन का साझेदार था, है और बना रहेगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि चीन श्रीलंका के कर्ज के भार को कम करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इस कोशिश में कितना छल छिपा होगा ये देखने वाली बात होगी। श्रीलंका के चैप्टर को यहां पर विराम देते हैं और आपको ले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। न्यूयॉर्क की एक दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी के वारिस रॉबर्ट डस्ट की जेल में मौत हो गई। डस्ट की उम्र 78 साल थी। उसे सितंबर 2021 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डस्ट पर अपनी पत्नी, पार्टनर और पड़ोसी की हत्या का आरोप था। 1982 में उसकी पत्नी कैथलीन अचानक गायब हो गई थी। उस मामले में उसका कुछ नहीं हुआ। फिर साल 2000 में उसकी असिस्टेंट सुजैन बमन की हत्या हो गई। 2001 में डस्ट के एक पड़ोसी की लाश समंदर किनारे मिली। तीनों मामलों में हत्या के तार रॉबर्ट डस्ट से जुड़े, लेकिन वो चकमा देकर निकल गया। लेकिन फिर एक डॉक्यूमेंट्री ने उसकी पोल खोल दी। 2015 में HBO की एक डॉक्यूमेंट्री आई, द जिंक्स। इसमें रॉबर्ट डस्ट की जीवन गाथा सुनाई जानी थी। इसी की शूटिंग के दौरान एक बार उसने अनजाने में हत्या की बात कबूल ली। फिर उसे गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और फिर सुजैन बमन की हत्या के मामले में आजीवन जेल की सजा हुई। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी कजाकिस्तान से है। हफ्ते भर चले हिंसक प्रोटेस्ट के बाद हालात सुधरने लगे हैं। राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी को शुरू हुए प्रोटेस्ट के बाद राष्ट्रपति ने पीएम समेत पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया था। प्रोटेस्ट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शुरू हुए थे। इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी तो रूस के नेतृत्व में पीस कीपिंग फोर्स को न्योता दिया गया। राष्ट्रपति तोकायेव ने यह भी कहा कि अगले 2 दिनों में बाहरी सैनिक देश छोड़ देंगे। प्रोटेस्ट के बाद से पुलिस ने 10,000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें कजाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व मुखिया करीम मासिमोव भी शामिल हैं। उनके ऊपर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आज की दुनियादारी को हम यहीं पर खत्म करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।